सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलटी उत्तराखंड पेडागोजी। आज अगर हम टॉपिक की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं टीचिंग को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एजुकेशन जो है, जो शिक्षा है, ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसे अनगिनत तत्व प्रभावित करते हैं। बहुत सारे अलग अलग जो तत्व हैं वो इसे प्रभावित करते हैं। यदि शिक्षण जो टीचर है, अगर वो क्या करें, शिक्षण प्रक्रिया को अगर वो प्रभावशाली नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, बच्चे उनसे कुछ भी अच्छा कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। और इस तरह से हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो एक प्रभावी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे या बहुत अच्छी आप टीचिंग कर पाएंगे तो जो बच्चा है वो ऑलरेडी क्या करेगा, आपको बहुत अच्छी से समझ पाएगा। ठीक है। जिससे वो क्या करेगा, नई नई चीज़ें जो भी आप उसे सिखाना चाहेंगे वो उन्हें सीखेगा। और अगर टीचिंग प्रभावी या अच्छी नहीं है तो जो बच्चा है वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा। और अगर हम बात करें कि सुविधा की दृष्टि से हमने इन्हें एक तरह से अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षक की जो मानसिक और शारीरिक योग्यताएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो टीचर होता है उसकी जो मेंटल एक तरह से जो उसकी स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। जो उसकी शारीरिक योग्यताएं हैं वो ठीक होनी चाहिए एक तरह से। शिक्षण जो टीचर है उसकी जो शिक्षण संबंधी कुशलताएं कैसी हैं, इस पे ध्यान देने की बात होती है। ठीक है। टीचर जो है उसका शिक्षण विधियों पर एकाधिकार, कि वो कैसे शिक्षण विधियों को अप्लाई करता है अपने पढ़ाने में। कक्षागत परिस्थितियाँ और वातावरण कैसा है। ठीक है। जो क्लास में आपकी जो परिस्थितियाँ वो कैसी हैं और जो वातावरण है वो कैसा है। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी कैसी है। और शिक्षक की प्रेरणाएं एवं प्रतिबद्धता, तो कैसी, मतलब क्या प्रेरणाएं वो दे रहे हैं बच्चों को। ठीक। तो ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। अब ये जो है उपयुक्त सभी कारक, जितने भी कारक हैं, ठीक है, को और अधिक संगठित करके निम्नलिखित उसको अलग अलग रूप दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी। तो देखो, मैंने 3 पार्ट्स में इनको बांटा गया है। ठीक है। इनमें पहला है आपका स्वीय कारक, या हम इसको कहते हैं पर्सनल फैक्टर। दूसरा आता है बौद्धिक कारक, जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल फैक्टर। और तीसरा आता है मनोवैज्ञानिक कारक, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब ये क्या है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वीय कारक या पर्सनल फैक्टर्स की। देखो, पर्सनल फैक्टर्स में आती है जैसे परिवार से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है। ठीक है। तो इनमें मतलब परिवार से संबंधित क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि घर के आर्थिक हालात कैसे हैं। ठीक है। कि कभी घर के हालात या जो आर्थिक स्थिति होती है उसके चलते हुए भी एक हम कह सकते हैं कि टीचर का जो एक मेंटल लेवल जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। पति पत्नी के संबंध, ठीक, ऐसे बच्चों के प्रति उसके दायित्व क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके पारिवारिक जो परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, परिवार की परिस्थितियों के अंदर ये चीज़ें आती हैं। और ये है क्या, पर्सनल फैक्टर्स है। ठीक है। अगर हम और परिवार के सदस्यों के संबंध भी इसमें आते हैं। अगर हम ऐसी बात करें कि स्कूल्स में क्या रहता है, ठीक है, स्कूल्स की जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जो छात्र हैं और जो टीचर है उनका आपस में संबंध कैसा होगा। दूसरा, हम कह सकते हैं कि जो टीचर है उसका प्रधानाचार्य या जो प्रशासन है उसके साथ संबंध कैसा है। या हम कह सकते हैं जो टीचर है उसका अपने सह शिक्षकों के साथ संबंध कैसा है। ठीक है। तो ये सारी बातें किसके अंदर आती है, स्कूल जो है उसके अंदर आती हैं कि स्कूल के अंदर क्या क्या परिस्थितियाँ हैं। जैसे हमने देखा पारिवारिक परिस्थिति, ऐसी हम देख रहे हैं विद्यालय में क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। इन सभी बातों का जो शिक्षक है उसके मन पर, मतलब एक
एक तो अनुकूल अनुकूल या तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और दूसरा एक प्रतिकूल यानी कि एक बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो जो अगर हम बातें करें जो बातें उसके मन को अनुकूल रूप से प्रभावित करती हैं, ठीक है, वे शिक्षण को प्रभावी बनाती है, मतलब इफेक्टिव बनाती है। जो चीज़ें मतलब अगर अगर यहाँ पे मूड की बात है कि अगर आपका मूड अच्छा है, ठीक है, या आपका मूड बुरा है, तो आप क्या करेंगे, एक कहीं ना कहीं वो आपके बिहेवियर में भी एक तरह से झलकती है, ठीक। तो वही बात यहाँ पे बोला गया कि अगर प्रतिकूल हुआ, ठीक है, कोई बात है, अगर उसके मन को वो प्रतिकूल प्रभाव डाल दिए तो इसका मतलब क्या है कि वे शिक्षक को अप्रभावी बनाती है, यानी कि वहाँ पे वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि कुछ ना कुछ उसके मन में टेंशन रहेगी, अगर उसका मूड ऑफ है या कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं इन फैक्टर्स के अंदर। देखो, विद्यालय परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो विद्यालय परिस्थितियों के अंतर्गत जो शिक्षक हैं, ठीक है, अन्य साथियों, जो उनके और टीचर्स हैं या जो भी और लोग हैं साथ में, ठीक है, उनसे अगर उनके संबंध ठीक हैं तो वे शिक्षण को अनुकूल रूप से प्रभावित करते हैं, और किंतु ठीक नहीं है तो शिक्षण को क्या करेगा, वही नेगेटिव एक तरह से उसके अंदर बातें हो जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। अब एक तरह से ये इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स हैं क्या? तो देखो, हमें हमें ये पता है कि जो बुद्धि होती है वो ये एक अमूर्त तत्व है। कौन सा? एक अमूर्त तत्व है, जो जितना जितना किसी भी प्रकार के रचनात्मक कौशल के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही शिक्षण के लिए भी इम्पोर्टेंट, मतलब कि एक तरह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, ठीक है, टीचिंग के लिए भी। तो अब इसमें क्या होता है, क्योंकि जो टीचिंग आप कर रहे हैं उसमें क्या होगा, सर्वाधिक प्रभाव तभी होता है जब शिक्षक एक तरह से स्वयं को, जो उसकी क्लास है, ठीक है, उसके अनुसार एक जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसके अनुसार वो ढाल ले अपने आप को, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, ठीक, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अगर वो क्या करेगा, जब शिक्षक है, जब वो स्वयं को कक्षा की जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुरूप ढाल लेता है, और यह कार्य वह उस समय तक संभव नहीं जब तक शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च ना हो, यानी कि एक मेंटल लेवल जो है आपका, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, जो इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए एक तरह से, कि जो कैसा आपका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, कैसी आपकी जो परिस्थितियाँ हैं क्लास में, उसको आप मेंटेन कर सको। शिक्षक जो इसकी शिक्षक की जो बौद्धिक स्तर है से जितना उच्च स्तर का होगा, ठीक है, उसका शिक्षण सामान्य उतना ही क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा। एक तरह से जो जिसका मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल जो है बहुत अच्छा हाई लेवल का होगा, वो क्या करेगा, ये सारी बातों को आसानी से समझ सकेगा और अपनी जो टीचिंग है उसको और अधिक प्रभावी वो बना पाएगा, यदि शिक्षक प्रखर बुद्धि का है तो। अगर देखो, टीचर जो है वो अगर प्रखर बुद्धि का है तो क्या होगा, तो जो छात्र होंगे, ठीक है, छात्रों की जो यानी कि जो स्टूडेंट्स होंगे कि शैक्षिक समस्याओं का समाधान उसी समय कर लेगा। अगर कोई बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है तो अगर अगर जो टीचर है वो क्या है, मतलब वो एक तरह से बिल्कुल प्रखर बुद्धि का है, तो वो उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर देगा। प्रतिभाशाली जो छात्र हैं, छात्रों को की जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे उत्कंठाएं जो भी होंगी, उनका उत्तर वो दे सकता है। देखो, नेक्स्ट की जो बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, उनके अनुरूप वो स्वयं को ढाल सकता है। फोर्थ कहता है कि वह इस स्थिति का कहीं भी सुलभ ढंग से निर्णय ले सकेगा कि कहाँ पे उसको तर्क पूर्ण बात करनी है या कहीं कहाँ पे उसको अनुभव आधारित बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है कि अगर यदि कोई बात ऐसी है जिसे वह स्वयं नहीं जानता, तो वो क्या करेगा, उसको जल्दी से जल्दी सीखेगा, और सीखने के बाद स्वयं स्वयं से सीखेगा, और उसके बाद क्या, सीख कर वो शिक्षार्थियों को बता देगा। और सिक्स्थ पॉइंट इसमें कहता है कि यह निर्णय कर सकेगा कि कहाँ कौन सी विधि और कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी। तो कहाँ जब वो पढ़ा रहा है तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा, अगर मैं किसी प्लांट के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो मैं बच्चों को क्या करूँ, उस प्लांट का पौधा या फिर जो फ्लावर अगर पढ़ा रहा हूँ तो उसके पार्ट्स में उनको अलग अलग दिखा दूँ, जिससे कि क्या हो, एक तरह से इफेक्टिव टीचिंग हो, ठीक है। सेवेंथ कहता है कि किसी पाठ की गहराई में वही शिक्षक जा सकेगा जो एक तरह से बौद्धिक दृष्टि से प्रखर हो, जो कि क्या करेगा, बौद्धिक दृष्टि से प्रखर होगा। शिक्षक के बौद्धिक कारक जो है को शिक्षण के नियोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षक इसके अंतर्गत 3 क्रियाओं को पूर्ण करता है। देखो, कौन सी
तीन प्रक्रियाएं हैं, तीन जो क्रियाएं हैं, सबसे पहला है कि टीचर क्या करता है, कार्य का विश्लेषण, ठीक है, क्या करेगा, एनालिसिस ऑफ द टास्क। सेकंड जो क्रिया है उसमें क्या होगा कि जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनकी पहचान, यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन है ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या शिक्षण के उद्देश्य हैं, उनके बारे में कैसे उनका पता लगाया जाएगा। और थर्ड है इसमें अधिगम के जो उद्देश्य हैं उनको व्यवहारिक रूप से लिखना, यानी कि जो एक तरह से जो राइटिंग ऑफ लर्निंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर, तो अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखना। तो ये जो है आपकी क्या है, तीन एक तरह से एक तीन क्रियाएं हैं जो कि टीचर करता है, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्य का विश्लेषण आखिर ये है क्या। देखो, जो टीचर है अगर वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो उनको क्या करता है, एक तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके, एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करके या टुकड़ों में उसको, ठीक है, तो अगर वो एनालिसिस करके ऐसे अपनी जो भी वो पढ़ा रहे हैं या जो भी वो काम कर रहे हैं, तो उसको अगर वो एनालाइज करे, ठीक है, तो टीचिंग इफेक्टिव होगी। यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो कि शिक्षक को अपने कार्य की वास्तविक प्रकृति के बारे में समुचित ज्ञान होने के लिए क्या वो कर रहा है, ठीक है, क्या नेचर है उसके काम का, उसको करने के लिए उसको विश्लेषण की उसमें योग्यता होनी चाहिए। किसकी? विश्लेषण की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अब अगर वो कार्य का विश्लेषण करे, ठीक है, तो कार्य विश्लेषण की निम्नलिखित विशेषताएं शिक्षक को प्रभावित करती है। अब कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो शिक्षक को प्रभावित करती हैं, तो पहला इसमें कि जो छात्रों हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे सीखते हैं, उनके सीखने संबंधी क्रियाएं कैसी हैं, छात्रों से सीखने संबंधी प्रत्याशित व्यवहार, कैसा वो सीख रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें है कि छात्र अधिगम, यानी कि छात्र का जो जो सीख रहे हैं, उनकी जो लर्निंग है, उनके संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान की कैसे उनको क्या ज्ञान कराना है, और अपेक्षित निष्पत्ति के लिए मानदंड का निर्धारण करना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, आपके आते हैं कार्य का विश्लेषण, कि कैसे कैसे आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, कि छात्रों में की सीखने की संबंधी क्रियाएं क्या है, कैसे वो सीखेंगे, ठीक, उसके बाद क्या उनका बिहेवियर रहेगा, परिस्थितियाँ कैसी रहेंगी, ठीक है, और क्या क्या मानदंड होने चाहिए, ये सारी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं शिक्षण उद्देश्यों की पहचान, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो टीचर है उसके द्वारा शिक्षण के लिए कोई उद्देश्य अगर तैयार करें तो उनको पहचानना, ठीक है, और जब तक वो उनको नहीं पहचानेगा, वो अपना जो जहाँ पर उसने पहुँचना है, जो एम उसने बनाया है या जो गंतव्य है उसका, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएगा। तो एक तरह से उनको उद्देश्यों की क्या होनी चाहिए, उद्देश्यों की पहचान होनी चाहिए। अतः जो टीचिंग है, उद्देश्य या जो शिक्षण उद्देश्य है, उद्देश्यों की पहचान के द्वारा शिक्षक का मार्ग जो होगा वो प्रशस्त हो जाता है। शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता पुस्तक के निर्माण से प्रारंभ होती है और छात्रों के मूल्यांकन तक जारी रहती है। अब ये जो टीचिंग के जो उद्देश्य है, ये एक लंबी प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो जो इनकी जो स्टार्टिंग होती है, एक तरह से वो पुस्तक के निर्माण के, अगर कोई बुक बन रही है उसके प्रारंभ से लेके जो उसका एक तरह से क्या है, इवैल्यूएशन है, वहाँ तक चलती है, ठीक है, तो इवैल्यूएशन तक एक तरह से चलती है, ठीक। और इसमें थर्ड आता है अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। अब कैसे हम लिखेंगे, एक तरह से तो शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्य को अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाने के लिए अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की आवश्यकता है, कि कैसे वो अपने और इफ़ेक्टिव तरीके से अगर हम बताएं तो कैसे आप वस्तुनिष्ठ तरीके से या फिर जो साइंटिफिक तरीका है उसको अपना के उन उद्देश्यों को एक तरह से व्यवहारिक रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कुछ सकारात्मक और नकारात्मक की बातें टाइप की होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शिक्षण है को निम्नलिखित रूप से सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब यहाँ पे देखो कि जो उद्देश्य है, ठीक है, यह उद्देश्यों को क्या कर रहा है, एक तरह से विस्तृत रूप प्रदान करता है,
ठीक है। अगर हम क्योंकि हम बात करें तीसरा कि अधिगम के जो उद्देश्य हैं उनको हम व्यवहारिक रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करता है कि अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है। तो जो ये क्या कर रहा है, विस्तृत, एक तो उद्देश्य जो है उनको विस्तृत रूप में प्रदान करता है। दूसरा ये कहता है यह परीक्षण पर जो परीक्षण प्रश्न जो है कि चयन में सुगमता प्रदान करता है। ठीक है, कि हम उद्देश्य राइटिंग कर रहे हैं तो हम कैसे कैसे प्रश्न बनाएंगे, तो इस तरीके से एक तरह से इनको पहचानने में, इनका चयन करने में सुगमता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि यह शिक्षण एवं अधिगम को संतुलित बनाता है। जो टीचिंग है और जो अधिगम है, टीचिंग और लर्निंग दोनों को ये क्या करता है, बैलेंस करता है। यह शिक्षण की सभी प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में सहयोगी है। यह शिक्षण युक्तियों या जो व्यूह रचना है या जो आपके दृश्य श्रव्य सामग्री है उसके निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है, तो जो भी आपके क्या है, जो भी आपकी शिक्षण की युक्तियाँ होंगी, जो भी आपकी व्यूह रचनाएं बनाई जाएंगी या जो भी आपके दृश्य श्रव्य सामग्री होगी उनके निर्माण में भी सहायक होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, ये भी देख लिया हमने। अब देखो मनोवैज्ञानिक कारक, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मनोवैज्ञानिक कारक क्या है। मनोवैज्ञानिक कारकों के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो सबसे पहले आती है अभिक्षमता, इसमें रुचि भी इम्पॉर्टेंट है, अभिवृत्ति, मूल प्रवृत्तियाँ, और आखिर में आता है इसमें भावना, ग्रंथियाँ, कारक। तो जानते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और ये मनोवैज्ञानिक कारक के अंदर क्यों आ रही है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं अभिक्षमता की कि अभिक्षमता क्या है। देखो अगर मतलब हम बात करें नॉर्मल ऐसे शिक्षक टीचर की, तो बहुत सारे जो हालातों की वजह से भी और कुछ ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बीच में क्रिएट होती हैं टीचर्स के सामने भी। ठीक है, और जो कि एक तरह से क्या करती हैं, अगर किसी को किसी के पास पैसा नहीं है तो वो पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहा है। ठीक है, या कुछ जॉब है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैसा कमाना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर एक एक तरह से इनको क्या कर रहे हैं, एक हम इनको कह सकते हैं कि कोई एक इनको एक टारगेट मिल जाता है अपना, क्या कि हम कैसे कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि आजकल की अगर हम बात करें तो इसी आधार पर क्या है, जो कुछ लोग हैं वो इंजीनियरिंग करना पसंद करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, कुछ समाज सेवा, तो कोई अध्यापक। ठीक है, तो ये अलग अलग एक समाज में बटी हुई एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोगों को जो पसंद है वो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात ये है कि यदि कोई शिक्षक किसी भौतिक प्रलोभन के कारण, ठीक है, मतलब अगर उसको मतलब उसका मन नहीं है लेकिन फिर भी वो चलो एक कि चलो कुछ कमा लेंगे पैसा, तो भौतिक प्रलोभन के कारण अगर वो व्यवसाय या कार्य को पसंद करता है तो क्या होता है, वह उसकी अभिक्षमता न कहलाकर अभिवृत्ति है। ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, कोई भौतिक प्रलोभन जो चीज़ें उसको मतलब एक तरह से बाहरी बाहरी जो दिखावा है, ठीक है, भौतिक प्रलोभन के कारण अगर वो किसी व्यवसाय या कार्य को पसंद करता है तो वह उसकी अभिक्षमता न होकर वो क्या है, उसकी एक तरह से अभिवृत्ति है। शिक्षक का सुझाव मन से अध्यापन की ओर नहीं होगा। ठीक है, मन से अध्यापन की नहीं ओर नहीं होगा, वह अच्छा शिक्षक बन सके यह कम ही संभव है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका झुकाव जो होगा वो क्या होगा, मन से अध्यापन की टीचिंग की ओर मन से नहीं होगा, लेकिन तो एक तरह से बस वो एक खाली पढ़ाना है, अच्छा ठीक है पढ़ा देंगे ये करके। तो इस तरीके से अगर वो करेगा तो एक एक अच्छा शिक्षक बनना तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इससे दूसरी ओर अगर हम बात करें कि कोई ऐसा टीचर है जिसका झुकाव और मन जो है वो टीचिंग में लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, वो सिर्फ अच्छा शिक्षक नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा और भी क्या करेगा, वो और प्रयास करेगा और बहुत ही अच्छा शिक्षक वो बन पाएगा। नेक्स्ट आता है रुचि की। रुचि क्या चीज़ है, ठीक, तो रुचि एक ऐसा तत्व है जो किसी भी बात को सीखने और किसी भी काम को करने की पूर्व आवश्यकता है। मतलब कोई भी बात आप कैसे सीख रहे हो, रुचि अगर आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को सीख जाते हो। ठीक है, शिक्षक कितना भी बुद्धिमान और अभिक्षमता वाला क्यों ना हो, उसकी यदि पढ़ाने में रुचि नहीं है तो क्या होगा, वह कक्षा में शारीरिक रूप से चला भी जाए, अगर वो चली भी जाए लेकिन फिर भी वो पढ़ा नहीं पाएगा। ये बात करते हैं, ठीक है, अगर उसका मन नहीं है तो।
नेक्स्ट आता है आपका अभिवृत्ति क्या होती है। देखो, अभिवृत्ति जो है वो रुचि का ही एक प्रगाढ़ रूप होता है कि एक उसका एक ब्रॉड वे है या ब्रॉड लेवल है। जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उसमें रुचि लेते लेते वो हमारी अभिवृत्ति बन जाती है। ठीक है, मतलब जिसमें हमारी इंटरेस्ट पहले से है उसमें और इंटरेस्ट लेके एक तरह से क्या बना दिया, उसको अभिवृत्ति बना दिया। मानव की वह दशा जो अधिगम की ओर उन्मुख हो या विमुख करे वही उसकी अभिवृत्ति, मतलब कि मानव की जो मन है उसकी वो दशा है ये, जो क्या होता है, अध्यापक की ओर उन्मुख। ठीक है, यानी कि पढ़ने के लिए एक तरह से क्या करें, हमारे अंदर से एक एक ऐसी हमको एक एनर्जी दे कि हम लोग क्या कर पाए उसको, टीचिंग, अगर हमें मन है तो हम टीचिंग कर पाए। ठीक है, या उन्मुख करें या फिर विमुख करें, वही उसकी अभिवृत्ति है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम संवेग पे कि संवेग क्या है। हमने बात करी है कि यहाँ पे दो टाइप के संवेग हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे जिज्ञासा, साहस की, तो ये आपका धनात्मक संवेग हुआ। और अगर हम बात करें घृणा, भय, तो ये आपका क्या हुआ, ऋणात्मक संवेग। बात करते हैं धनात्मक संवेगों की। इसमें क्या होगा, कार्य करने वाले के मन में कुछ रचनात्मक होती है। ठीक है, कुछ रचनात्मक चीज़ें होती है। और ऋणात्मक संवेगों की प्रतिक्रिया ध्वंसात्मक होते हैं। अगर नेगेटिव कोई इतना सोच रहा है तो वो ध्वंसात्मक होगी एक तरह से। ठीक है, सब डिस्ट्रॉय करने वाली। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि संवेग चाहे वे हों धनात्मक हो या ऋणात्मक, ठीक है, शिक्षक के मन को भी इसी रूप में प्रभावित करते हैं। फिर आता है आपका भावना ग्रंथियाँ। ये देखो, ये क्या है कि भावना ग्रंथियाँ जो है वो जो शिक्षण है उसको प्रतिकूल रूप से ही प्रभावित करती है। कैसे प्रतिकूल रूप से ही क्या करती है, प्रभावित करती हैं। जब कोई अच्छा शिक्षक स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है तो उसमें अहम की जागृत हो जाता है, अहम आ जाता है उसमें। और अहम के पनपने पर उसका अध्ययन जो होता है वो एक तरह से कम हो जाता है। अध्ययन टूटने पर अध्यापन में धीरे धीरे वह कुशलता कम होने लगती है। अगर क्या हो जाएगा, अगर टीचिंग ही, अगर अध्ययन पढ़ाई ही अगर छूटने लगे तो एक तरह से जो टीचिंग मतलब जो अध्यापन है, ठीक है, अध्यापन में धीरे धीरे वह कुशलता कम होने लगती है जो उसने पहले अर्जित की थी। तो मतलब वो कुशलता फिर नहीं आएगी अगर वो बार 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 उस चीज़ को देख रहा है और हो नहीं रहा है। ठीक है, यही हाल हीन भावना की है। ठीक है, हीन भावना, जब कोई शिक्षक स्वयं को अन्य शिक्षकों की तुलना में हीन समझने लगता है तो उसके अध्यापन कुशलता में क्या होती है, धीरे धीरे कमी आ जाती है। और इस प्रकार क्या होता है, दोनों ही प्रकार की भावना ग्रंथियाँ जो है शिक्षक को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि और हम मोटिवेट हों ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू गाइस और ऑल द बेस्ट। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।